Welcome to Saral Diagnostics. Today, we shall be having a discussion on the role of technicians in the magnetic resonance imaging (MRI) procedure. ठीक है, शुरू कर। तो हम आज जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, मेनली मैंने आपको छोटी सी आपको एक एक्सप्लेन किया था। एक तो ट्राइजेमिनल का और हेमिफेशियस बाथरूम और ग्लोसोफेरिंजियल, और साथ में रूटीन इमेजिंग भी साथ में कवर कर रहा है। तो मेनली हमें क्रेनियल नर्व का तो आपको पता, आप लोगों को तो पता ही है। क्रेनियल नर्व में इसमें तीन चीज़ को हम देख रहे हैं। एक तो हमारा प्लानिंग देख रहे हैं, दूसरा इसका कौन कौन सा सीक्वेंस हम रन कर रहे हैं वो देख रहे हैं, साथ साथ जो है इसमें सिम्टम्स क्या क्या है, क्योंकि क्लिनिकल हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमआरआई के ऊपर। आपको आप लोगों को पता है, जब तक कोई हिस्ट्री डिटेल में नहीं मिलेगा, अगर मान लो कई बार डॉक्टर्स जो हमारे ब्रेन लिख के भेजते हैं, लेकिन हमें हिस्ट्री से पता चल जाता है उसमें ट्राइजेमिनल करना है कि हेमिफेशियस पासन करना है, क्या है। तो ट्राइजेमिनल का अगर हिस्ट्री आ गया तो हम ट्राइजेमिनल में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, हेमिफेशियस मास में दूसरे हिसाब से कर लेते हैं, ग्लोसोफेरिंजियल लेते हैं। तो इसलिए क्लिनिकल हिस्ट्री और उसके लिए आपको ना सिम्टम्स पता होना चाहिए। ट्राइजेमिनल में क्या सिम्टम है, नॉर्मल रूटीन इसमें क्या आता है, दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये सारा चीज़ कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। अभी हमारा मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हमारे के अंदर एक लोकलाइजर लेगा, वो भी कम टाइम का 3 प्लान का लोकलाइजर लेगा। वो 3 प्लान का लोकलाइजर इसलिए रहता है क्योंकि शुरू में जो पहले वाला मिशन था उसमें सिर्फ एक ही लोकलाइजर आता है, सिर्फ सजिटल आता है, उसमें एक्सियल और कोरोनल नहीं आएगा। वो 3 प्लान का इसलिए रह रहा है, उसका यूजफुल है क्योंकि अगर मान लो पेशेंट जरा सा भी टेढ़ा अगर नहीं तो एंगल लेटा है तो उसको क्लियर करने के लिए, मतलब उसको हम एंगुलेशन बाकी सजिटल में प्लान करोगे साथ में, और एक्सियल और कोरोनल में भी देखो तो इमेजेस जो आपको होगा वो ठीक तरीके से होगा। क्योंकि पेशेंट का हमेशा हमें पेशेंट को पोस्चरिंग जरूरी नहीं है सीधे आए, हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा लेट जाए। कोई बच्चा है ओरल सर्जन के साथ हम तो उसको पोजिशन करने का हमारे थोड़ा सा लिमिटेशंस होते हैं। उस केस में हमें कवर करने के लिए हम साथ में दोनों को साथ में जब भी प्लान करता है आपको 3 चीज़ को देखना पड़ेगा, तीनों ओरिएंटेशन को देखना पड़ेगा, एक्सियल भी देखे, कोरोना भी देखे, सजिटल भी देखे। उसके बाद तो सबसे पहले हमें कम टाइम का एक छोटा रेजोल्यूशन वाला एक हमने वो ले लिया, लोकलाइजर ले लिया, उसमें एक्सियल भी कोरोना सजिटल तीनों आ गए। उसके बाद वो लोकलाइजर लेने के कारण भी मैंने आपको बता दिया। हो सकता है हम पुराना में बता रहा हूँ, पुराना जो सिस्टम था उसमें मैं लोकलाइजर नहीं लेता था, सीटी वगैरह उसमें बिना लोकलाइजर का भी करता था। लेकिन टेबल पोजीशन और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम पहले क्योंकि हर पेशेंट एक जैसे लेटा नहीं होता ना, कुछ पेशेंट थोड़ा सा इसमें क्या है 0.5 mm का स्लाइसेस है, जरा सा भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो हमें जगह प्लान करें, मतलब प्लान नहीं करेगा तो उसमें आएगा। सिर्फ सबसे पहले कंप्यूटर को हम बोल रहे हैं इस लोकलाइजर आने के बाद जहाँ स्लाइसेस लेना हम उसको डिसाइड कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ गया जो हमारा रूटीन इमेजिंग में सबसे पहले कोई भी अगर हमारे कोई भी स्टडी आ जाए, ब्रेन आ जाए, ब्रेन ऑर्बिट आ जाए, सबसे पहले हम एक रूटीन सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं। हर आपको देखा होगा हर जो प्रोटोकॉल उसमें T2 एक्सेल और डिफ्यूजन सब में मिलेगा। T2 एक्सेल और डिफ्यूजन एक्सेल का बिना कोई ब्रेन में कोई प्रोटोकॉल रन नहीं करता, पिट्यूटरी हो ऑर्बिट हो कोई भी, उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफाई करता है बाकी सीक्वेंस, लेकिन बेसिक 2 सीक्वेंस जो है हमारा T2 और डिफ्यूजन है। और हमारे इधर जो है T2 और डिवीजन को हमेशा जो है T2 डिवीजन फ्लेयर SWA ये चारों को हम जो है सेम कॉपी करते हैं, सेम टेबल पोजीशन। अगर कुछ स्टैंडर्ड्स जो है उसको भी एक मतलब चेंज कर, डिवीजन जो है नॉर्मली कॉपी नहीं करता। वो क्यों नहीं करता वो मैंने आपको वो भी उसका भी रीजन बता दिया, क्योंकि जो डिस्टॉर्शन आर्टिफैक्ट होता है वो कई बार जो है पोस्टवासा के एरिया में आता है। उसको कवर करने के लिए क्या करते हैं उन लोग, पोस्टवासा के इमेज काट के ना थोड़ा सा और एंगुलेशन देके डिफ्यूजन को कवर करता है। उससे क्या होगा, डिस्टॉर्शन आर्टिफैक्ट तो खत्म होगा, लेकिन आपको मिडिला वगैरह में अगर कोई लीचम पड़ा, कोई इन्फेक्ट पड़ा तो वो मिस हो जाएगा। लेकिन हम लोग तो शुरू से सेम, क्योंकि हमेशा एप्लीकेशन वाला आता है, एप्लीकेशन वाला हमारे से पूछता है डिवीजन भी आपको कॉपी करना है, डिवीजन अलग प्लान में नहीं चलेगा, अलग थिकनेस में नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग शुरू में बोलते हैं हमें कॉपी चाहिए। क्योंकि अगर मान लो डिवीजन में इन्फेक्ट आ गया, हमें कुछ डाउट होगा तो हमें बाकी जो सीक्वेंसेस है उसमें भी हम कंपेयर कर सकते हैं, जो डिवीजन में आ रहे हो आर्टिफैक्ट तो नहीं है, इस वजह से। तो मैंने आपको बताया इसमें एक्सेल में हमेशा जो है पैरेलल जेनो और स्पिनोकॉर्टिकल कोलोसम का पैरेलल में करना चाहिए एक्सेल में। सजिटल में जब भी एक्सेल प्लान करोगे, सजिटल में प्लान करोगे, सजिटल के ऊपर हम जो करेंगे कॉर्पस कोलोसम और इसको देखे हम प्लान करेगा, लेकिन साथ साथ मिड ब्रेन को भी कवर देखना है। केवल अगर मान लो कॉर्पस कोलोसम अभी मैंने प्लानिंग करके दिखाया था, केवल आप सजिटल में कॉर्पस कोलोसम को कवर करते हुए लगेगा, मिड ब्रेन आपको ठीक से नहीं आएगा। हर जगह भी जितना भी आप प्लानिंग का रेफरेंस देखोगे, हर जगह आपको कोलोसम मिड ब्रेन कोई नहीं कोई कहीं भी नहीं लिखा होता, लेकिन साथ में हमारा एक्सपीरियंस से ये पता चलता है साथ में मिड ब्रेन भी हमें साथ में कवर करना होता है, ठीक है। और सेकंड थिंग, जब भी हम प्लान करते हैं कोरोनल और मैंने पहले बता दिया, कोरोनल और एक्सेल में भी साथ में देखना होता है।
तभी एंगुलेशन, क्योंकि एक बार आपने अक्योर करने के बाद फिर एंगुलेशन चेंज नहीं कर सकता। जो भी आपको डिसीजन लेना है प्लानिंग के पहले, जब प्लानिंग करोगे सब कुछ जो भी चेंजेस करना उस टाइम करना। एक बार इमेज आपके पास आ गया तो फिर कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो शुरू में आपको जो भी है चेंजेस करके उसको लाना। तो हमें ब्रेन में हम 4 सीक्वेंस लेते हैं मेनली, T2 फ्लेयर, दोनों फाइटसैट है, वो DW और SW है। SW सीक्वेंस जो है 3D सीक्वेंस है, कॉपी नहीं होगा, लेकिन उसमें कॉपी करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो रूटीन हमारे इमेजिंग में 2D सीक्वेंस है वो 5 mm और 5.5 आसपास का थिकनेस है और 1 mm स्पेसिंग होगा। लेकिन 3D जो है स्पेसिंग तो है, 3D को तो पता है ना, स्पेसिंग नहीं होता, स्पेसिंग नहीं होता, जीरो स्पेसिंग इंटरनल सीक्वेंसेस है। तो 3D पूरा वॉल्यूम पूरा वॉक से ला रहे हैं आपके पास डाटा, उसका अंदर जो इमेज थिकनेस होता है 1 mm है। 3D का एक और बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है 3D सीक्वेंस का? 3D सीक्वेंस से क्या फर्क है? ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। क्या बेनिफिट है 3D का? मेन जैसे पहले सीटी था ना, जो हमारा सीटी के अंदर कन्वर्शन सीटी था, स्पाइरल सीटी नहीं था। अब क्या हो गया, अभी जो है स्पाइरल आने के बाद, पहले क्या था मेरे को पता है, हम शुरू में जब कर रहा था तो एक NCC आ गया तो 0.5 mm, आपको पता होगा 0.5 mm पहले ले लिया, 0.5 mm बाद में लेकिन NCC कंफर्म करने के लिए। अब उसका वो फंडा ही खत्म हो गया, पूरा का पूरा आपके पास डाटा है। उसके बाद पेशेंट निकलने के बाद आप रिफॉर्मेट करके देख सकते हैं। सेम जैसे 3D भी वही है, 3D में आपको उस एरिया का पूरा डाटा आ गया आपके पास। पेशेंट जाने के बाद भी आप उसको रिफॉर्मेट, हम फीलिंग कर रहे थे SW और स्वान में क्या करता है, फिल्म यानी रिफॉर्मेट कर रहे हैं ना, क्योंकि डाटा हमारे पास है, उसको हम रिफॉर्मेट कर, क्योंकि रिफॉर्मेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें 90-120 इमेजेस हो कंटिन्यू में, वो फिल्म में तो देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम 3D को 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं, रिफॉर्मेट कर रहे हैं। तो एक चीज का ध्यान है, SW और इसको जो है हम कॉपी नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी टेबल पोस्ट में हमें मिलेगा उसमें 0.19-20 का फर्क होगा, इससे ज्यादा फर्क आएगा नहीं। उसके बाद हम आ गया नेक्स्ट प्लान करना है। एक्सेल के बाद कौन सा प्लान करते हैं? कोरोना प्लान करेगा। कोरोना किस में प्लान करेगा? कोरोना किस में, जो आपको इसको रेफरेंस में क्या लेगा? एक्सेल में प्लान करता है, एक्सेल और सजिटल में प्लान करता है। लेकिन मैंने भी अभी तक एक्सेल कर रहा था, लेकिन सजिटल में करने का ये बेनिफिट है आपको, एक्सेल में तो देखना ही है। एक्सेल में मैंने पहले बताया ना, एक्सेल जिस स्लाइस में आप डालोगे सिस्टम जो है उसको सेंटर माना जाएगा। अगर मान लो आप लोअर वाला स्लाइस में डालोगे तो ऊपर कट जाएगा, अगर हाई आप पैरेटल वाले एरिया में जाएगा तो वो मतलब नीचे से उसका कटने के चांस है। हमेशा जो प्लान करता है वो सेंटर वाला, जो हमारा वेंट्रिकल वाला स्लाइस है उसमें प्लान करना है। उसके बाद और उसको एंगुलेट सजिटल में प्लान करने के टाइम आपको पता चल जाएगा हमारे FOV कितना कवर कर रहा है, नीचे और ऊपर से कट तो नहीं रहे, वो पता चल जाता है। तो उसमें प्लान करने के बाद जो भी अबनॉर्मलिटी है, अगर मान लो कोई NCC नहीं तो कोई छोटा सा लीजन पड़ा हुआ है, उसको हमें और 3 करना पड़ेगा। नॉर्मली जो हमारा सीक्वेंसेस है रूटीन में क्या है 6 mm होता है, पूरा ब्रेन कवर करने 6/2 कवर करना पड़ेगा, तभी पूरा एंटीरियर टू पूरा पोस्टीरियर तक हमें कवर होगा, समझ रहे मेरी बात? लेकिन अगर जहाँ पे अबनॉर्मलिटी है तो कोरोना में करने के बाद अगर मान लो कोई NCC वाला है तो हमें उसमें स्कोलिक्स भी दिख जाएगा, कई बार पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और हम डिटेल में हम देख पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी हम कोरोना प्लान करेगा, एक तो अगर कोई अबनॉर्मलिटी है तो 3 करना है, अगर अबनॉर्मलिटी नहीं है तो पूरा कवर करना है, ठीक है। और साथ में अगर मान लो कोई पेशेंट फिक्स का हिस्ट्री है, एपिलेप्सी प्रोटोकॉल डॉक्टर ने नहीं माना होगा, नॉर्मली एपिलेप्सी प्रोटोकॉल का तब रूल होता है अगर मान लो पेशेंट को काफ़ी दिन से फिक्स पड़ रहे हो, मल्टीपल एपिसोड्स हो, साथ में मेडिसिन से कोई ये नहीं हो रहा है, मतलब फिक्स कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं सही बता रहा था, मेडिसिन से अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तब जाके हिप्पोकैम्पल देखने की जरूरत होता है। इसलिए कई डॉक्टर्स जो है ना सिंगल एपिसोड और इसमें कई बार लिखता नहीं, मेनली GTCS में भी अबनॉर्मल मिलने के चांसेस कम है ना ब्रेन में, हमेशा फोकल में अबनॉर्मलिटी मिलने का चांसेस काफी हाई है। फोकल सीजर और GTCS में जनरलाइज्ड सीजर का मतलब समझते हैं, फोकल और GTCS में क्या होता है? GTCS का मतलब जनरलाइज्ड का क्रोनिक सीजर, GTCS हो गया। फोकल सीजर क्या होता है विनीत? फोकल सीजर क्या हो गया, जनरलाइज्ड क्या हो गया? नहीं, जनरलाइज्ड और फोकल वो अलग चीज होता है। जनरलाइज्ड सीजर्स और फोकल सीजर में क्या फर्क है? कोई बताना चाहे जनरलाइज्ड और फोकल, जोमन फोकल में क्या फर्क है? जोमन और एलबी को छोड़ के एक ही साइड में बता। हां बताओ, सही बता रहे, एक ही साइड में होते हैं। फोकल हो गया जो किसी एक जगह पर होता है उसको फोकल कहते हैं। जनरलाइज्ड होता है जो पूरी बॉडी पे होता है या पूरी जगहों पे होता है। जिस भी चीज को हम कह रहे हैं जनरलाइज्ड मतलब सारा, फोकल मतलब एक जगह। अगर फोकल है, अगर हम कह रहे हैं राइट फोकल सीजर है, खाली राइट हाथ हिल रहा है, तो MRI में लीजन कहाँ पे आएगा? अगर पेशेंट ने राइट साइड वीकनेस बता दिया, राइट साइड में उसके लेफ्ट साइड में आएगा। तो अगर उसका फोकल सीजर आ रहा है तो उसके ब्रेन में जो प्रॉब्लम आने के चांसेस है वो लेफ्ट में ज्यादा है।
ठीक है। अगर जनरलाइज्ड है, जनरलाइज्ड में यूजुअली कॉज नहीं मिलता है, फोकल में ज़्यादातर कॉज मिलता है। ये बताने की ये शीजू ये बता रहा था तुमको। तो अगर फोकल सीजर है तो ज़रूर देखो कि अगर लेफ्ट साइड में सीजर है तो राइट में ज़रूर देखो कोई ऐसा लीजन तो नहीं है, कोई छोटा सा जो हम मिस कर रहे हैं। अगर आ रहा है तो कॉर्नर में वो इसलिए समझा रहा है, तब कॉर्नर में उसको कवर करो। एक तो उसके ऊपर से स्लाइस जानी चाहिए, और दूसरा अगर तुम थोड़ा सा स्पेस कम करके 6/2 की जगह पे 5/1 करना चाहते हो तो 1 कर दो, उसको फोकस करना। ग्रीन लेना ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसमें है ना छोटी सी एक चीज़ और ऐड करो। हम कई बार हमें 2D इमेजिंग करते हैं और 6 mm एक स्लाइस 6 mm हमने डाल दिया, बीच में हमने देखा कि स्पेसिंग करके एक ऑप्शन आता है। वो स्पेसिंग क्या है पता है? 6 mm ले लिया 6/2 और 2 mm स्पेसिंग क्या होता है? जो हमारे पास डाटा है वो क्या है पता है आप लोगों ने कभी सोचा है इसको? 6/2 हो गया, वो क्या है? वो एक्सरसाइज क्या है? बहुत सही बता रहे हैं। स्पेस का गैप में पूरा इंफॉर्मेशन को इमेज कितना mm का इंफॉर्मेशन आ रहा है आपके पास? 6/2 का क्या मतलब है? 6/2 का अगर कहता है यार ये कैसी इमेजेस है, हम कहते हैं 6/2 है। 6/2 क्या है मतलब? स्लाइस की थिकनेस 6 mm और 2 mm। दो स्लाइस के बीच का जो गैप है वो 2 है। 2 mm। उसके बाद फिर 6 mm का आपके पास डाटा आ गया, फिर 2 mm जोड़ दिया, फिर 6 mm आ गया। ऐसे करके स्लाइसिंग में होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये तो मैंने ऐसे जनरलाइज मैंने ऐसे क्लियर हो रहा है ना? मैंने आपको बताया थिकनेस और स्पेसिंग कम करने का क्या फायदा है, मैं ये बोल रहा हूँ। अगर मान लो 6 mm करके हम 10 mm स्पेसिंग डालोगे तो सबसे कभी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग करता है स्पेसिंग को बीच में बढ़ाता है। स्पेस का मतलब है वहाँ की स्कैनिंग नहीं हो नहीं हो रहा है। वो स्पेस है बीच में। सिस्टम ने स्किप कर दिया उसे। अगर कोई छोटा सा लीजन आ रहा है 3 मिलीमीटर का और वो उस स्पेस में चला गया तो वो मिस हो जाएगा। हमें देखना है कि वो 6 mm वाली स्लाइस के अंदर आए, और अगर ऐसा नहीं है, बहुत छोटा है, हमें लगता है कि मिस हो सकता है, तो हमें 5/1 कर देना चाहिए या 4/1 कर देना चाहिए, जैसे हम लोग एपिलिप्सी वगैरह में करते हैं ना थिन सीक्वेंस, क्योंकि हमें अच्छी तरह से देखना होता है। और हमेशा जो रिकमेंडेड जो है ना स्पेसिंग 30% है। अगर 6 mm बोलेगा तो लेस देन 30% होना चाहिए। जीरो भी नहीं करना चाहिए। जीरो में तो हर मिशन में आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरलीव करके एक ऑप्शन आता है। इंटरलीव में क्या होगा? इंटरलीव का क्या मतलब है? इंटरलीव हर इसमें भी है। आप इंटरलीव करोगे तो क्या होगा ना, वो स्पेसिंग खत्म हो जाएगा, बिल्कुल 3D जैसा डाटा आएगा आपके पास। इंटर स्पेस है, स्पेस नहीं है, इंटर वो खत्म कर, उसने खत्म, सिस्टम ने खत्म कर दिया उसका। 6 mm ले लिया, फिर 6 mm ले लिया, लेकिन इंटरलीव का विधा जीरो में करोगे तो ना आर्टिफैक्ट आने के चांसेस है। इसलिए कोई कम से कम 0.1 नहीं तो 0.3 तक आपको 10% का मिनिमम देना चाहिए। 6 mm है तो 0.6 नहीं तो 0.3 तो कम से कम 6 mm का 10% कितना होगा? 6 mm स्लाइस है और 10% स्पेसिंग है, तो कितनी स्पेसिंग दे रहे हो? 6 mm का 10%। 6 mm की स्लाइस है और 10% की स्पेसिंग दे रहे हो, कितनी होगी? हाँ जी अखिल, 10% 6 मिलीमीटर का 10% कितना होता है? 0.6 mm। 0.6 हो गया यार, सीधा सिंपल है। 0.6 में पॉइंट डाल दो, 10 से डिवाइड कर दो, तो 6 अगर 6 mm की स्लाइस है तो 0.6 mm का स्पेस हो, 10%। 20% में 1.2 mm का स्पेस हो गया। ये पता होना चाहिए हमें स्पेस। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मिशन में है ना, इसमें mm में आता है, उसमें परसेंटेज आता है। देखा कभी तो स्पेसिंग कैसे आता है? 10%, 20%, 30%। हमारे हाथ में वो नहीं है, 1 mm 2 mm नहीं डाल सकता, उसमें परसेंटेज है सिस्टम में, सीमेंस में। और जी में जो हम 1.2 1.5 में जा सकते हैं, उसमें इसमें परसेंटेज नहीं है, इसमें परसेंटेज है। ठीक है, अभी ये कोरोनल में कौन सा सीक्वेंस रहता है मैंने आपको बता दिया, T2 फार साइड कोरोनल ले रहा है आप लोग। ठीक है, सेकंड थिंग हो गया सैजिटल में। सैजिटल में तो प्लानिंग तो सिंपल है, कुछ करना नहीं है, एक्सेल ले लो, मिड ब्रेन के हिसाब से प्लान करो और राइट टू लेफ्ट पूरा कवर कर दो। T1 साइज लाता है वो पूरा आ जाता है हमारे पास, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। मिड लाइन, बिल्कुल मिड लाइन के अलोंग देखना है आपको, मिड लाइन के अलोंग लेते हैं। अभी इधर तक तो जो हमने बताया ना वो रूटीन इमेज हो गया। ये तो हमारा का ये जो रूटीन इमेजिंग है हमारा ट्राइजेमिनल में, हेमीफिल्ड सब में काम आता है। इतना तक तो आपको जाना ही है, इतना तो करेगा। अगर आपने समझ आ गया, कुछ नहीं आया तो पूछो, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ, मैं नहीं तो हम पूछेंगे फिर बताना। सीक्वेंस का सारा डिटेल मैं बता दूंगा आपको, दोबारा पूछूंगा आपसे, मैंने तो बता दिया, अभी आप लोगों का बारी है। तो अभी T1 साज तक जो है हमारा रूटीन इमेजिंग खत्म होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में रूटीन सीक्वेंस क्या होती है? क्या नाम है तेरा? जो हाँ बताया। रूटीन सीक्वेंसेस क्या लेते हैं हम ब्रेन में?
ग्रेडियंट कहाँ से आ गया? ग्रेडियंट कहाँ से फिर पुराना क्या वाला नाम है? ग्रेडियंट का क्या नाम है? नहीं नहीं बैठो बैठो कुछ बैठ नहीं। के बोल, आराम से बोल। हाँ। पीछे होके बैठ, आराम से पीछे होके बैठ। हाँ बता, हाँ बता। GRE का क्या मतलब है? ग्रेडियंट का क्या होगा? GRE जो सीक्वेंस है, तो ग्रेडियंट सीक्वेंस है, वो उसको सीमेंस में क्या कहते हैं और जी में क्या कहते हैं, इसका नाम पता है? हाँ, स्वान किसमें बताता है? कौन से वाले में, जी में या सीमेंस में? और इसमें जी में? तू बता दे। ठीक है, और क्या करते हो एग्जाम? ठीक है, कॉर्नर में क्या लेते हैं? और सेक्शन में हम लोग ठीक है, इसके सबकी प्लानिंग की बात हो गई, समझ आ गई बात है? ठीक। अच्छा ठीक है आ गया। ग्रेडियंट कौन कौन सा सीक्वेंस पता है? मैंने सुना है सॉरी कौन कौन सा सीक्वेंस दोबारा बता। और मुंह से जोर से बोलो यार, कम से कम उसमें कोई दिक्कत नहीं। गलत है तो मैं करेक्ट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा आपका। T2 ठीक है, OG का हो गया, ठीक है। ग्रेडियंट नहीं बोलना, SW बोलना है। ग्रेडियंट तो पुराना टेक्निक था, 2D इमेज है, SW 3D इमेज है। और ठीक है, तीसरा T2 फ्लैट फास्ट है। 4 सीक्वेंस ग्रेडियंट MRI का हो गया। और कोरोनल में कौन सा जा रहा है? T2 FS जा रहा है। और सजिटल में T2 FS में हमेशा ध्यान रखना, T2 FS कोरोनल में जिससे एरिया में अबनॉर्मल है उसको दिन करना है। एपिलेप्सी और इसका सब हिस्ट्री मेमोरी लॉस, ये दोनों चीज़ में हमें हिप्पोकैम्पस के अलोंग लगाना है। ठीक है, ये तो कोई इधर तक का कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, आगे जो है हम जा रहे हैं इसमें। अब आगे CP एंगल 150 हो गए। ठीक है, ये CP एंगल में क्या सीक्वेंस है? अभी इधर तक तो रूटीन हो गया। इनकेस मान लो CP एंगल में अभी थोड़ा जल्दी क्लोज करो। CP एंगल में क्या होगा, उस एरिया में हमें 3 लेना है। तो हमारे क्या होगा, जो रूटीन हम T2 कोरोनल ले रहे हैं ना, उसको स्किप कर दो। 2 कोरोनल की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने तो CP एंगल के एरिया में सोचा हुआ है। तो CP एंगल को हम T2 कोरोनल 3 में कवर करेगा कोरोनल में। ठीक है, उसमें कुछ नहीं देखना, इंटरनल ऑडिटरी कैनाल है ना, उसका इसमें क्या नाम है, सॉरी, इसका अलोंग प्लान करना होता है। पैरेलल टू द लाइन अलोंग राइट एंड लेफ्ट IIM का तो फुल फॉर्म पता है ना? IIM का फुल फॉर्म क्या आता है? इंटरनल ऑडिटरी मेंटेनेंस आता है। यहाँ तो IAC हो गया ना, IIM बोल रहा हूँ। ठीक है, उसका राइट और लेफ्ट का कुछ और कुछ नहीं करना, राइट और लेफ्ट का IIM को देख के उसका आपको बारे में प्लान करना है। ठीक है, CP कोरोनल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम कर रहे हैं 3D एक इमेज है। ये तो CP एंगल का 3D इमेज है। 3D फेस टैप अगले होता था, अब 3D स्पेस T2 हो गया, क्योंकि फेस टैप में कई बार है ना एयर का वो आता था, आर्टिफैक्ट आता था, तो उन्होंने एडवांस करके भी 3D FSC दिया। दोनों सिस्टम में वही है, इसमें T2 स्पेस है, इसमें भी है, इसलिए हम फेस टैप भी फॉलो नहीं करते। अगर किसी ने फेस टैप का नाम भी लिखा तो वो करता नहीं है, तो यही करता। उसमें क्या ना, हमारे को अंदर जो है बिल्कुल नर्व जो बिल्कुल बढ़िया आ जाता है, थोड़ा हाई T का सीक्वेंस होता है। ठीक है, उसका जो हाँ 7th और 8 CP एंगल का अंदर 7th और 8th नर्व जाता है। तो CP एंगल में 7th और 8th का हो गया। फिर अभी 7th में मैं दोबारा वापस आ रहा हूँ। अभी तो इसमें ये बता प्रोटोन का हो गया, राइट एंड लेफ्ट इंटरनल ऑडिटरी। CP एंगल का फुल फॉर्म पता है? CP एंगल का फुल फॉर्म पता है? लिख दो। बॉडी में कितना CP एंगल होता है बता? ह्यूमन बॉडी में कितना CP एंगल है? नहीं विनीत भाई, CP एंगल का फुल फॉर्म नहीं पता तो बहुत गलत बात तेरे को, क्योंकि इतने टाइम से तो कर रहा है। CP एंगल कितने सारे केस कर चुका होगा, ये नहीं पूछा किसी से CP एंगल क्या होता है? हाँ बता सही बता रहा है, बता। हाँ सही बता सर, बोलो। हाँ बता ना, आगे एंगल है CP एंगल कौन सा है देश पता है? कहाँ पे है CP एंगल? ये क्या है? ये सेरिबेलम है और ये क्या है? सेरिबेलम कॉन्टैक्ट एंगल, सेरिबेलम कॉन्टैक्ट एंगल सिंपल। एक एक्सरे चेस्ट में भी CP एंगल है, पोस्ट ऑपरेटिंग एंगल, वो तो हर रिपोर्ट में भी लिखा होता है पोस्ट ऑपरेटिंग एंगल आप। ठीक है,
तो सेरिबेलो पॉन्टाइस। अच्छा, इसमें साथ साथ हमें सैजिटल में हम लोगों ने देखा याद किया था सेरिबेलम और सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स और सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में फर्क पता है? कल एनाटॉमी पढ़ के आना सब लोग, ठीक है? ब्रेन की एनाटॉमी साथ में हम लोग है ना, एक तो हो गया कोरोनल में हम लोग एक्सेल प्लान कर दिया, इसमें कोरोनल में है, बाकी सब में हम लोग किसमें करता था? प्रोटीन ब्रेन में किसमें करता था? प्रोटीन ब्रेन में एक्सेल किसमें प्लान करता था? साज में करता था। इस केस में इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग कोरोनल में प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आईएससी को हम देखते हुए उसका एंगल देने के लिए इसमें साइट, लेकिन साथ में साइट में भी देना है, लेकिन हम लोग नहीं दे रहे अभी। लेकिन साइट में जो हर जगह बुक्स में लिखा हुआ है, हार्ट पैरल के इसमें पैरल में लिखना होता है, साज में, लेकिन साज में हार्ट पैरल का इसमें पैरल में लिखना है। पैरल में रखोगे तो बोले बिल्कुल आईएससी जो कैंडिडेट हो बिल्कुल सीधा आ जाता है, ठीक है? कोरोना 3 करना है और सीपी एंगल को पूरा कवर करना है, 2 चीज को ध्यान रखना। तो उसके बाद आगे आ गया नेक्स्ट जो है ये हो गया हमारा, इसके लिए क्या नाम है, ये आ गया 5th नर्व का। 5th नर्व का भी और 7th नर्व, एक चीज का ध्यान रखना, 5th 7th और ग्लैसोफेरेंजियल 9th नर्व, ये तीनों नर्व के लिए जब भी करेगा जो हम सीपी एंगल में कोरोना प्लान करता है वो सेम कोरोना यूज होता है, कुछ ये करने सोचने की जरूरत नहीं। कोरोना तक तो उधर है, उस सेम है। उसके बाद जो सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना में मैंने बोला था किसमें प्लान करना हो, तो मैंने इंग्लिश में सब कुछ समझा दिया। 3D जो सीक्वेंस प्लान करेगा आइंग्लेशन सेम है, जो हम लोग जो 5th नर्व में जो ये देता है 3D जो स्पेस लेता है वो आइंग्लेशन सेम होगा, लेकिन हमें सनराइज जो करना है, पहले हम किसमें सनराइज कर रहा था? सीपी एंगल। सीपी एंगल में सेंटर करने के लिए आईएएम को देखता था, आईएएम में सेंटर करता था। अभी 5th नर्व कहाँ है? आईएएम से थोड़ा सा ऊपर आ गया, तो हमेशा ध्यान रखना 5th नर्व का सेंटर करके हमें प्लान करना है। उसका जो बेनिफिट है मैं आपको बता दूं, क्या होता है ना, जब भी 3D इमेजिंग करता है ना, इमेजिंग करने का तो आपने देखा होगा शुरू का और लास्ट का इमेज ना हमेशा खराब आता है, ठीक है? जरा सा आपने इसमें डाल दिया, सीपी एंगल में डाल दिया, तो हो सकता है आपका जो ऊपर इमेज आ रहा है खराब हो। 3D इमेज का एक पूर्ण है जो हम लोग इधर जो है आर्टिफैक्ट को करेक्शन करने के मेनली एमआर में आर्टिफैक्ट किस में आता है, किस डायरेक्शन में आता है पता है आप लोगों को? एमआर का आर्टिफैक्ट किस डायरेक्शन में आता है? एमआर में कितना ग्रेडियंट होता है पता है? तो पूरा हार्डवेयर में चलता है, बहुत लंबा जगह खत्म हो जाएगा। कितना ग्रेडियंट होता है पता है? जो एलबी का तो पता होगा, 3 ग्रेडियंट होता है, एक्स वाई जेड 3 ग्रेडियंट है। हर 3 ग्रेडियंट का हर इमेजिंग के टाइम में रोल है। ये नहीं है सिर्फ एक ही ग्रेडियंट काम कर रहा है बाकी दोनों बेस्ट रहेगा, ऐसे नहीं है कि कुछ जो है एक स्पाइस डायरेक्शन में होगा, एक फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, एक फेस एनकोडिंग डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी इमेजेस ब्रीथिंग आर्टिफैक्ट हो, फ्लो का आर्टिफैक्ट हो, हमेशा आर्टिफैक्ट लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। फेस एनकोडिंग डायरेक्शन को आप चेंज करोगे ना, जिस डायरेक्शन में आ रहा है वो चेंज करके चला जाएगा। लेकिन उसमें देखने के लिए एक चीज का आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि फेस एनकोडिंग है ना, हमें फेस एफओवी से मैच किया होता है, ठीक है? फेस एफओवी नहीं है तो एफओवी का, अगर फेस एफओवी आप ज्यादा नो फेस रॉक आपको ज्यादा कवर नहीं करोगे ना, उसमें फेस रॉक का आर्टिफैक्ट आएगा। इसलिए एक चीज का हमेशा ध्यान है, जब भी डायरेक्शन चेंज करोगे साथ में फेस एनकोडिंग, उसमें कोई हमारा एक्स्ट्रा अनाटॉमी जो उसमें कवर तो नहीं हो रहा, वो देखना होता है। वो मैं बाद में एक क्लास में उसको मैं क्लियर करूंगा, आपको बता दूंगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ जो आईएससी का जो है 5th नर्व को सेंटर करके रखना होता है, ठीक है? और सीक्वेंस जो है एक 3D स्पेस हो गया, साथ में एक 3D एंजियो हो गया। एंजियो के एक स्लैब जो टॉप हम ले रहे हैं वो थोड़ा सा टिक करके हमने रखा हुआ है, उसको एक स्लैब लेना है, उसको भी सेम जैसे प्लानिंग सब कुछ एंगुलेशन सेम है, लेकिन हमें जो सेंटर करना है 5th नर्व को करना है। 5th नर्व कौन सा है पता है? ये देख रहे हो, ये देख रहे हैं, ये दोनों आज क्लास में आकर देखना है तो देख लो, ये दोनों जो है ये 5th नर्व बोलता है। हमेशा देखना क्रेनियल नर्व फर्स्ट जो है ऊपर से नीचे को आता है, मैंने बता दिया ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है। वो फर्स्ट ऊपर होगा, फिर जैसे जैसे नीचे आओगे तो आगे से पीछे, आगे से पीछे और ऊपर से नीचे। तो जो सबसे ऊपर होगा फर्स्ट होगा, जो 12th क्रेनियल होगा सबसे नीचे होगा। तो हमेशा थर्ड नर्व ऑर्बिट का तरफ आएगा, फिर नीचे 4th आएगा, फिर 5th आएगा। तो 5th नर्व को जो है ये थोड़ा सा देख रहे हैं, 3rd का थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये 5th नर्व है। ऑप्टिक नर्व याद है सबको? पिछले वाले एग्जाम में सबने लिखी थी एक दूसरे का देख देख के। हाँ, कॉपी किया था। एक जो मैंने उधर ओपन करके रखा हुआ है, ये 5th नर्व है। ट्राइजेमिनल नर्व 5th नर्व को बोलता है। जब भी ट्राइजेमिनल नर्व आता है 5th नर्व है, उसमें कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है, ठीक है? अभी नेक्स्ट जो है
1 से 12 अपने कॉपी में 1 to 12 क्रेनियल नर्व्स लिख लेना और इसमें आगे आइडेंटिफाई करना है एमआरआई में और अपने सीनियर से पूछना कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मेरे पास आना। और 12 क्रेनियल नर्व का अलग अलग रोल भी है, उसमें लिखो विजन के लिए कुछ होगा, इसके लिए अलग अलग रोल होता है। हमारे टेस्ट के लिए भी क्रेनियल नर्व है सब कुछ। अगर हम क्रेनियल नर्व में जहां गड़बड़ हो गया तो हमारा सारा कुछ चला गया। क्रेनियम क्या होता है? क्रेनियम क्रेनियम क्या होता है? एलपी, इसको क्रेनियम कहते हैं। तो जो नर्व्स ब्रेन से निकल के इसको सप्लाई करती हैं उसे क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। तो आंखों एक आई में जाएगी, एक ईयर में जाएगी, तो सारे फंक्शंस हमारे कवर करेगी ना। ट्राइजेमिनल फेस पे आएगी, तो है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स नाम ही इसलिए बिकॉज वो हेड की नर्व्स होती है और वो 1 से लेकर 12 होती है। उनको लिखना फर्स्ट कौन से ये और इसमें आगे आइडेंटिफाई करना है हमारा। और इसका जो ट्राइजेमिनल का अगला जो है सिम्टम मैं आपको बता रहा हूँ। सिम्टम्स है मेनली जो है ना, इसका जो पेन होता है, हाँ जो पेन जो होगा हमेशा ध्यान है उसमें ना, इसमें करंट जैसा फीलिंग होगा, जैसे शॉक हुआ था सेम जैसा फीलिंग होगा, उसी से आइडेंटिफाई होता है। क्योंकि पेन तो दांत का वजह से किसी कारण से भी पेन आ सकता है, तो लेकिन उसमें ये वाला सिम्टम आ गया तो उसका 95% भी ट्राइजेमिनल में है। अगर पेशेंट बोल रहे हैं हमारे ब्रेन है, मेरे को इधर पेन होता है और मेरे को करंट सा सेंसेशन होता है, इसका मतलब है इस एरिया में यहाँ से यहाँ पे शूटिंग पेन जाता है कान की तरफ, ऐसे लगता है यहाँ करंट लग रही है और यहाँ से यहाँ पर बहुत सिवियर पेन होता है, हल्का सा टच करने में भी पेन होता है। इसको ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया कहते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया और कंटिन्यूस पेन भी कई बार नहीं होता, ऑन ऑफ होता है, ऑन ऑफ होता है। पेन नहीं है, बिना पेन के कॉपी का क्या फायदा? ठीक है, समझ गया? ट्राइजेमिनल का समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट चल रहा है हेमीफेशियल स्पाज्म में। हेमीफेशियल स्पाज्म में भी कोरोनल जो इमेजिंग है सेम है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमें प्लानिंग भी सेम है, उसको देखना है, लेकिन उसका सेंटरिंग होगा आईएससी का सेंटर में होगा। क्योंकि जो हमारा हेमीफेशियल स्पाज्म में कौन सा सरोज ले लो, हेमीफेशियल स्पाज्म में कौन सा नर्व है? 7th नर्व। और 7th नर्व आईएससी के अंदर जाता है, 8th भी अंदर ही जाता है, लेकिन हमेशा ध्यान देगा 7th नर्व जो है आगे का तरफ है। मैंने आपको बोला ना ऊपर से नीचे, आगे से पीछे, ऐसे नहीं बढ़ रहा है। 7th का ऊपर, 8th का ऊपर आएगा ना, तो जो आगे का तरफ आएगा वो 7th नर्व है, जो पीछे का तरफ आ रहा है वो 8th नर्व। समझ गए मेरे? कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। आईएससी के अंदर 2 नर्व जाते हुए दिखेगा, जो पीछे आपको दिख रहा है वो 8th नर्व होगा, आगे की तरफ जो है वो 7th है। करेक्ट है ना? वैसे ऊपर और नीचे है, ऊपर नीचे, लेकिन इसमें दिखा दूँ। ये देख लेना, ये वैसे दोनों ही 8th नर्व के बाद होते हैं, इसके ऊपर 7th नर्व होती है। ये दोनों 8th नर्व के 2 ब्रांचेस हैं, इसके ऊपर इससे एक ऊपर जाएगा। ये सही है, इससे जोमन का बताऊंगा ना, जोमन का बताऊंगा। ये 8th नर्व के 2 डिवीजन नहीं ये जो 5th नर्व देखनी आती है? हाँ जी आती है। 5th नर्व कौन सी है? बता मेरे से नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ 5th नर्व है, कहता है हाँ। कौन सी 5th नर्व? कौन सी है? ऊपर जाना है। ये पकड़, ये पकड़, ये मैं पकड़ पता। हाँ, ये दोनों जो है लेफ्ट हो गया और राइट हो गया। लेफ्ट और राइट की 5th नर्व है, ठीक है। तो हम जैसे बोला कि जैसे 5th से 6th में जाएंगे, 6th से 7th में जाएंगे तो ऊपर से नीचे जाएंगे, है ना? नीचे जाते जाते बढ़ते जाएंगे। तो 5th के बाद जब हम नीचे जाते हैं तो 6th आती है, 6th आगे आती है, यहाँ से निकलती है 6th में, ठीक है। 7th अब 7th और 8th आती है, 7th आती है ऊपर और 8th आती है नीचे। इसमें ये जो ऊपर वाली नर्व होती है, ये वाली यहाँ पर आती है, ये आती है 7th और इसके नीचे होती है वो होती है 8th। ये वाली 7th है, ये यहाँ के ये वाली ऊपर जाती है और इसके नीचे वाला जो इससे आती है 2, ये 8th की 2 होती है, वेस्टिबुलर और कॉक्लियर ब्रांचेस ऑफ 8th, ठीक है। और इसके और नीचे चले जाएंगे। अब 8th जब और नीचे जाएंगे तो कौन सी नर्व्स आएंगी? कौन सा नंबर आएगा? 9, वेस्टिबुलर कॉक्लियर, ग्लोसोफेरिंजियल। वेस्टिबुलर कॉक्लियर तो 8 हो गई, ग्लोसोफेरिंजियल 9 हो गई।
उसके बाद 10th 11 12 और नीचे ये रही यहाँ पे आएंगी ये रही। हाँ ये क्रॉस ये 7th 8th हो गई। उसके नीचे आओगे तो पहली जो आती है वो 9th होती है, फिर 10th आती है, फिर 11th आती है इसी के नीचे। बट ऐसे इसको आइडेंटिफाई करना अलग से, ठीक है। अभी प्लानिंग तो मैंने आपको बता दिया 7 सेम है, उसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ जो है सेम सीक्वेंस से सेम है, सिर्फ हमें सेंटर जो फोकसिंग कर रहा है वो अलग करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें इसमें आगे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, वो आ गया हमारा 9। उसमें एक 7th नर्व का जो सिम्टम है, जो पेशेंट होता है ना ऐसे ऐसे मूवमेंट करके आता है ना, उससे हेमिफेशियल स्पासम, हेमिफेशियल स्पासम, उसका स्पासम बोलते हैं। जैसे 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 ये होता है ना अफ्रीकन का होता है, वो स्पासम हो गया। अगर मान लो फेस हमेशा टेढ़ा है, मतलब ऐसे टेढ़ा होके बोलता है, वो फालसी हो गया। फेशियल पाल्सी और फेशियल स्पासम दो चीज होता है। स्पैस तो हो गया ना, एक बार स्पैस एक ही बात है। कुछ डॉक्टर्स बेल्स पाल्सी लिखते हैं, कुछ ये को लिखते हैं। फेशियल पैल्सी मतलब बेल्स पैल्सी में फेशियल नर्व भी जाती है, दोनों में फेशियल नर्व इन्वॉल्व होता है, लेकिन स्पासम में जो है ऐसे से में जाएगा, ऐसे से ये आएगा, दूसरे में क्या परमानेंटली ब्लॉक होगा, ये पूरी जगह पूरी मसल्स इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे अगर ऐसे ट्विचिंग आती है तो हेमी फेशियल, हेमी मतलब हेमी का मतलब आधा, फेस मतलब फेस, स्पैज मतलब ये स्पैज होता है, हेमी फेशियल स्पैज, सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ठीक है। उसके बाद सिर्फ अगला नेक्स्ट ग्लोसोफेरेंजियल, उसमें भी कोरोनल प्लानिंग सेम है। जो आइक्सेल का 3D का प्लानिंग है वो दोनों भी सेम सीक्वेंस है। प्लानिंग में थोड़ा सा नीचे करना होता है, 9th नर्व को सेंटर करके, जो भी नर्व हो ना, 5th का टाइम में 5th में सेंटर करना है, 7th का टाइम 7th को सेंटर करना है, 9th का टाइम 9th को सेंटर करना है, बस यही है और कुछ नहीं। इन्हीं अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछे। अभी हमने 3 चीज़ कवर किया है अभी, 5th 7th और 9th का 3 नर्व का हमने कवर कर दिया। तो हमने पहले नॉर्मल ब्रेन की बात करी, फिर 3 क्रेनियल नर्व की बात करी और उनकी प्लानिंग बात करी, और उसके बाद सीपी एंगल करना, सीपी एंगल की बात करी, सबसे पहले ब्रेन की बात करी, फिर सीपी एंगल की बात करी, जिसमें एक थिन T2 फिएस्टा या 3D स्पेस ऐड हो जाता है, और उसके बाद फिर 3 नर्व्स की बात करी, ट्राइजेमिनल, फेशियल और ग्लोसोफेरेंजियल, और इनमें सब में एंजियो ऐड हो जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? कुछ डाउट है तो बताओ। हमें एक चीज को ध्यान रखें, मैं आपको 3 स्टेप में बताऊँ, सिंपल से 3 पॉइंट बताऊँ। एक तो हमारा रूटीन ब्रेन हो, ठीक है, ब्रेन आपने पूरा सारा केस में कर दिया। उसके बाद अगर मान लो सीपी एंगल आप कर रहे हो तो क्या किया, टी2 कोरोना को आपने हटा दिया, नहीं तो उसको 3 करके टी2 कोरोना डाल दिया, साथ में एक 3D स्पेस जो सीक्वेंस T2 हाइड्रोजन 3D स्पेस है वो आपने डाल दिया, तो सीपी एंगल ऐड हो गया, सीपी एंगल ऐड हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अगर मान लो आपको ट्राइजेमिनल नहीं तो हेमिफेशियल करना है, उसमें एक एंजियो भी ऐड होगा। सिंपल एक रूटीन इमेज, T2 कोरोना को हटा के आपने T2 कोरोना 3 कर दिया, 3D स्पेस डालने का तो सीपी एंगल हो गया। सेम जैसे उसमें 3D स्पेस और एंजियो भी ऐड करेगा तो ट्राइजेमिनल हो गया, तो ट्राइजेमिनल बस सिंगल, कोई अक्ल लगाने की जरूरत नहीं है, 3 चीज़ें हैं और सारा प्रोटोकॉल इसमें अवेलेबल है। तो आप लोगों को कोई डाउट है तो अभी पूछो, उसको क्लियर कर लें, नहीं तो हम पूछेंगे कुछ क्वेश्चन। हाँ अभी क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन बनाना है आपको, अभी बनेगा क्वेश्चन आंसर तो होगा, अभी भी पूछेंगे। हाँ कुछ है तो पूछो, कुछ डाउट है तो, कुछ भी डाउट अभी पूछने का टाइम बता लीचू, अखिल, शिंडो। तो कोई बात नहीं, टेक्नीशियन का मेन काम क्या है? वो जब केस कोई लिटा के केस करने लगा है तो उसका मेन काम क्या है? हाँ विनीत, पीछे बच्चों बता, टेक्नीशियन का क्या काम है? आराम से बता, तू क्या सोचता है क्या काम है टेक्नीशियन? मतलब पेशेंट को लिटाना, ठीक है, और बड़े बड़े पॉइंट्स में बता क्या क्या काम है, एक टेक्नीशियन का क्या काम है? अगर हम बोले तो सबसे पहले उसको सबसे पहले पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन है, ये जो पेशेंट मैं ले रहा हूँ ये वही है। हाँ जी, ध्यान से सुनो, इधर ध्यान। सबसे पहले है पेशेंट जो आप ले रहे हो वो वही पेशेंट होना चाहिए जिसका आपके पास फॉर्म है, जिसको आपको स्टडी करना है ना। तो पेशेंट का नाम वो कैसे करते हो, उसे प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हो, है ना, और अगर उसका प्रिस्क्रिप्शन है और उससे नाम पूछते हो और ये कंफर्म करते हो कि नाम और आपका सेम, ठीक है। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन का क्लियर हुआ?
जो पेशेंट आप ले रहे हो वही होना चाहिए, जिस साइड को कर रहे हो वही वाली साइड होनी चाहिए। राइट शोल्डर है तो राइट शोल्डर होना चाहिए, लेफ्ट शोल्डर है तो लेफ्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है टेक्नीशियन का, ठीक है। कैसे इंश्योर करोगे, कैसे पता चलेगा कि पेशेंट वही है जो आप कर रहे हो? कैसे इंश्योर करोगे? मैं बाहर खड़ा हूँ और आपके पास कोई पर्चा मिला है आपको जिसके ऊपर लिखा हुआ है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि यही है? आप आवाज दोगे, दो नाम से शिजू आ गए, दो शिजू बाहर, दो शिजू बैठे हैं, दोनों को लेना, किसको लेगा आप? रजिस्ट्रेशन आईडी वो तो पेशेंट को तो पता थोड़ा ना, पेशेंट को तो नहीं पता ना पेशेंट कौन सा आईडी है, कौन सा नंबर। नाम तो वो कह रहा है ना कि मेरा नाम दो नवीन बैठा हुआ ना, दो एक ही नाम का दो पेशेंट हो गया ना। डॉक्टर का नाम जो वो पर्ची लेके आया ना, अपनी पर्ची, जो वो प्रिस्क्रिप्शन लेके आया, वो तो दोनों का अलग अलग होगा ना। वो आप उसको दिखाओगे ना कि ये आपका प्रिस्क्रिप्शन है कि नहीं, ये ठीक है, वही तो वो लेके आया। रजिस्ट्रेशन नहीं, रजिस्ट्रेशन कैसे अलग चीज होगा, पेशेंट को पता नहीं है। आप उसको पता नहीं, वो तो यहाँ पे आया रजिस्ट्रेशन हुआ, उसको हाथ में नहीं मिल रहा, बेचारे को पता है रजिस्ट्रेशन। आपने उसको कहा ये आपकी पर्ची है, ठीक है, और फिर उससे बोला आपका नाम क्या है, उनसे पूछा नाम क्या है, उनसे पूछना है, उनसे ये नहीं बोलना शिजू। मान लो मेरे को आपने शिजू बोल दिया, नहीं तो मेरे को जोमा बोल दिया, मेरे को एब्सेंट माइंडेड बैठा तो मैं तो हाँ कर लूंगा। आपने बाहर जाके नवीन बोला या प्रवीण बोला, तो जो प्रवीण बैठा है वो भी उठ के आ जाएगा ना, आ जाएगा। उससे पूछना है, उनसे कहवाना है, ध्यान नहीं जाएगा। सेम नाम वाला बंदा दूसरा भी आ सकता है, तो आप उससे पूछोगे क्या नाम है, आपका ध्यान ज्यादा, आप उसे चेक कर लोगे और एज पूछोगे और उसको प्रिस्क्रिप्शन दिखाओगे, ठीक है। और जब पेशेंट को टेबल पे लिटाओगे तो अंदर कंफर्म करोगे कि अंदर जो एंट्री हो रही है और जो बाहर पेशेंट है वो सेम है कि नहीं। इसको पेशेंट आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है टेक्नीशियन का। अगर टेक्नीशियन ने गलती कर दिया इसमें कोई पकड़ नहीं सकता। सोचो अगर आपने राम की जगह शाम का कर दिया और राम के जो था उसके ब्रेन में ट्यूमर था और शाम के नहीं है, और शाम को जो रिपोर्ट मिली उसमें ब्रेन ट्यूमर चला गया, तो उसका जब ब्रेन खुलने के बाद पता चलेगा, सर्जरी होने के बाद पता चलेगा कि उसमें ट्यूमर नहीं है। हुआ है, और अगर हुआ है केस में, और वो आपका कोई रिलेशनशिप है, आपका भाई है या कुछ है, तो जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और जिसने MRI किया है उसको आप छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे। तो इसमें पेशेंट आइडेंटिफिकेशन हमारा बिल्कुल, ये तो बहुत क्राइम हो गया ना कि हम गलत पेशेंट को सर्जरी हो जाए, ये क्राइम हो गया। इसमें जेल हो जाना चाहिए, हो जानी चाहिए। अगर आपके भाई का लिए कोई करे तो जेल हो जानी चाहिए उसको, या नहीं होनी चाहिए? आपके भाई को कोई गलत ऑपरेशन करके ब्रेन खोल देता है और उसमें से कोई ब्रेन का हिस्सा निकाल देता है और उसको राइट साइड वीकनेस हो जाती है उम्र भर के लिए, तो उसको जेल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ मेरी होनी चाहिए ना। तो ये इतनी बड़ी गलती है कि इसके लिए जेल होनी चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम पेशेंट को जब भी ले रहे हो उसको आइडेंटिफाई करें। एक बार पेशेंट आइडेंटिफाई हो गया, हमने उसको प्लानिंग उसको कर दिया, तो सेकंड हमारा है कि हम उसकी सबसे पहले ये समझें कि उसकी किस जगह की स्टडी होनी है और क्या उसकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अगर उसको मान लो नी में पेन है, उसको चोट लगी है, तो उसको क्या प्रॉब्लम क्या है और उसकी कौन सी स्टडी होनी है। या पेशेंट आइडेंटिफिकेशन हो गया, स्टडी का क्लियर हो गया कि ये स्टडी इसकी हो रही है, वो ठीक है। उसमें एक पॉइंट में ऐड करता हूँ, आप इसको मत देखो। सबसे पहले ना पेशेंट को बोलना है जिस पैर में प्रॉब्लम है ना, मैं हमेशा ऐसे करता हूँ। अगर कोई पेशेंट को पोजीशन कर रहा है, अगर मान लो 2 नी जॉइंट का पेशेंट आपके पास है, तो पेशेंट को इतना बोलना है जिस पैर में आपको प्रॉब्लम है उसको इसका कोई उस पैर को कोई का अंदर आपने नहीं डालना उसका राइट पैर, उसको बोलना पेशेंट को ये भी मत बोलना राइट पैर अंदर बोला, जिस पैर में प्रॉब्लम है उस पैर को अंदर। तो वो पेशेंट तो गलत नहीं बोलेगा, उसको तो पता है कौन सा पैर में प्रॉब्लम है। अगर मान लो राइट का जगह लेफ्ट पे हो तो लेफ्ट साइड रखेगा, तो तब हमें पता चल जाएगा ना लेफ्ट है, हमने इसमें राइट एंट्री है, फिर उसी ने करेक्ट करना है बाहर। अगर आपने करेक्ट कर दिया तो रिपोर्ट में सारा आपने तो सही काम कर दिया, एक बार हुआ है तो आपने तो इधर सब कुछ ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये बहुत बढ़िया बात बोली है शिजू ने कि अगर आप पेशेंट को लिटाने जा रहे हो, आपके पास इसमें लिखा हुआ राइट नी, कॉइल लगाई, बोला क्या जिसमें आपको किस पैर में प्रॉब्लम है, उसने कहा इसमें, ठीक है, इसको आप इसमें रखो और उसमें चेक करो कि आपके पास जो लिखा हुआ है और वो जो पैर डाल रहा है वो सेम है कि नहीं, ठीक है। अगर वो सेम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो एक बार कंफर्म करो कहाँ गड़बड़ हो रही है, और फिर तो राइट पेशेंट और राइट स्टडी का आइडेंटिफिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम हो गया। 2 काम इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। एक बार फिर आपने राइट उसको लिटा दिया, तो थर्ड काम आ जाता है कि आपकी जो प्लानिंग है वो प्रॉब्लम को पूरी तरह से कवर कर ले। प्लानिंग के अंदर वो जैसे मान लो कि अगर उसकी लेग में कोई उसकी थाई में कोई स्वेलिंग है,
और वो स्वेलिंग आपको बाहर से तो इतनी दिख रही है और अंदर से यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो एज अ प्लानिंग करते समय टेक्नीशियन का ये काम है कि जो प्रॉब्लम है वो पूरी कवर हो और प्रोटोकॉल जो ऑलरेडी बने हुए हैं वो पूरे रन हो। ठीक है, मैंने 4 चीजें बोली हैं इंपॉर्टेंट, 4 चीजें। वो 4 चीजें कौन सी हैं शिंजू? 4 चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट हैं जो टेक्नीशियन को करनी है? पहला आइडेंटिफिकेशन, वेरी गुड, स्टडी कंफर्म, स्टडी कंफर्मेशन। थर्ड क्या है? स्टडी कंफर्मेशन हो गई। अब आपने क्या करना है? उसका जो हमारा ही करना है और उसका कोई नहीं का ये तो टाइम में होगा और थोड़ा सा इसको भी बढ़ा के क्या बोलोगे? प्रॉपर प्लानिंग। थर्ड प्रॉपर प्लानिंग होगी। पहले आइडेंटिफिकेशन हो गया ऑफ पेशेंट, सेकंड हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टडी, करेक्ट स्टडी। थर्ड हो गया कि कंप्लीट प्लानिंग, कवरेज ऑफ प्लानिंग टू कवर दी पैथोलॉजी। ठीक है, वो कंप्लीट होना चाहिए। और फोर्थ, जो प्रोटोकॉल हमने बनाया हुआ है, जो प्रोटोकॉल शिजू और हम लोगों ने बनाया हुआ है, वो प्रोटोकॉल के सारे सीक्वेंसेस रन होने चाहिए वहाँ पर करना। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नीशियंस के रोल है जो कंप्लीट होने चाहिए। पेशेंट एंड में पेशेंट जो है उसको हमें वापस भेजना है, सबसे पहले रिसीव करना है और एंड में उसको कंप्लीट करके उसको वापस भेजना है। ये नहीं कि वो पेशेंट बैठा हुआ है बाहर और हम अपना नेक्स्ट की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली पेशेंट जब आया उसकी प्रॉपर स्टडी हो गई, कंप्लीटली वो चला जाए, ये एक टेक्नीशियन का रोल है। सेटिस्फाई हो गए, जिसके अंदर ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं। ठीक है, ये हर बारी हम लोग रिपीट करते हैं इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये प्लानिंग, इसलिए अभी शिजू ने प्लानिंग बताया, उससे पहले सिम्टम्स बताए। सिम्टम्स हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है? हम ये देखने के लिए कि जो स्टडी हो रही है वो ठीक हो रही है कि नहीं। अगर उसको MRI ब्रेन लिख के आया है और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया उसके नीचे लिखा हुआ है डॉक्टर ने, तो हमें ये देखना है कि क्या राइट स्टडी सिलेक्टेड है कि नहीं। तो ब्रेन को ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में चेंज करना है, पेशेंट को पूरा कन्वे करना है कि इसके इतने एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेशेंट अगर हाँ करता है तो हमें उसे पूरी कंप्लीट स्टडी, तब टेक्नीशियन का रोल खत्म हुआ कि जो पेशेंट जिस चीज़ के लिए आया था वो कंप्लीट करवा के जा पाया। ठीक है, ठीक है, ठीक, सारा डाउट क्लियर हो गया, कुछ क्या तो नहीं है? ठीक है, थैंक यू सो मच। ध्यान से, और जो भी तुम लोग ने सीखा है उसको लिखो और उसे याद रखो। और कुछ भी डाउट हम लोग तो इधर से कभी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत और डेली अपनी कॉपी में जो भी चीज़ तुम लोग सीखते हो उसको उसमें ज़रूर लिखो और घर जाके देखो और उसको एक बार देखो दोबारा से और उसमें समझो कि आज मैंने क्या सीखा और उसको माइंड में याद करने की कोशिश करो और उसको अगली बार अप्लाई करो। ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, थोड़ा सा फिजिक्स का भी ध्यान रखो, केवल एनाटॉमी नहीं। MR का फिजिक्स भी है ना, इतना लंबा चौड़ा नहीं। अगर आप सीख पाओगे ना, आपको सारा चीज़ का आइडिया मिलेगा। हमने भी कौन सा है, हमने तो ऐसे सीखा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।